डीडी राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष यानी वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। हमारे देश में भी बहुत सारे कार्यक्रम मोटा अनाज की जागरूकता के लिए देश भर में आयोजित हो रहे हैं और इस समय जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हम पोषण पखवाड़ा भी मना रहे हैं और इस वर्ष पोषण पखवाड़ा के लिए एक स्पेशल थीम भी रखी गई है, सभी के लिए पोषण, सभी एक साथ स्वस्थ भारत की ओर आगे बढ़े। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम जब प्राचीन हमारी जो खाने की आदतें थी उसमें कहीं ना कहीं मिलेट्स यानी मोटा अनाज शामिल था, लेकिन धीरे धीरे वक्त की बदलती आदतों के साथ मोटा अनाज हमारे खान पान का हिस्सा कम हो गया और आज हम 2023 में मोटा अनाज को फिर से हमारे खान पान की आदतों में शामिल करने पर चर्चा कर रहे हैं। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर अंजलि फाटक। आप क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। डॉक्टर अंजलि, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू हेमा जी। डॉक्टर अंजलि, जैसा कि हम देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष में मोटा अनाज को लेकर जागरूकता कार्यक्रम हो रहे हैं। हम पोषण पखवाड़ा भी इस समय मना रहे हैं। 20 मार्च से 3 अप्रैल तक ये पोषण पखवाड़ा भी चल रहा है। आम जन वैसे तो जागरूक हैं। अगर हम ग्रामीण भारत की बात करें तो आज भी गाँव में कहीं ना कहीं बाजरा, जो कि मोटे अनाज का एक मुख्य हिस्सा है, वो आज भी खान पान का हिस्सा है, लेकिन हम आम आदतों में हमारी शामिल नहीं है मोटा अनाज। तो खास तौर पर आम लोगों की जागरूकता के लिए हम कैसे समझें कि मोटा अनाज हमारी सेहत के लिए कितना फायदेमंद है? देखिए हेमा जी, आज जैसे आपने बताया कि भी जो मिलेट्स है वो इंटरनेशनल ईयर जो है वो घोषित किया गया है 2023 है, लेकिन हमारे भारतवर्ष में जो मिलेट्स है वो बहुत सदियों पुराना है, पहले से खाया जा रहा है। और स्पेशली यदि हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर तो मतलब जो मोटा अनाज है, ज्वार, बाजरा, रागी है, जो भी चीज़ें हैं तो वो शुरुआत से ही खाई जा रही हैं। और ये जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है मिलेट है, या मिलेट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इम्पॉर्टेंट फूड आइटम है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। इसलिए हम इसको एक सुपर फूड का भी एक वो नाम दिया गया कि सुपर फूड है, क्योंकि इसके अंदर देखा जाए तो प्रोटीन्स की मात्रा बहुत अच्छी है, या कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छा है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बहुत अच्छी है। और यदि हम इसके हेल्थ बेनिफिट्स की बात करते हैं सो इसमें प्रोटीन्स बहुत अच्छा होने के कारण ग्रोथ और डेवलपमेंट सभी एज ग्रुप के लिए बहुत ही अच्छा है। उसके अलावा कैल्शियम सोर्स बहुत अच्छा है इनके अंदर। सो सभी बढ़ती उम्र के बच्चों से लेकर के प्रेग्नेंट वुमेन्स या जिसे कहना चाहिए सभी लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा है, सभी के लिए बहुत अच्छा है। और उसके अलावा उसमें मैग्नीशियम बहुत अच्छा है, आयरन सोर्सेज, फॉलिक एसिड बहुत अच्छा है। कहने का मतलब ये कि सुपर फूड है ये बिल्कुल सुपर फूड, लेकिन हमारी खाने की आदतों में शामिल नहीं है। जैसा कि इस पोषण पखवाड़े का भी एक उद्देश्य रखा गया है कि भारत को कुपोषण से मुक्त करना है, और कुपोषण से मुक्ति में पोषक अनाज, जो कि मोटा अनाज अपने आप में पोषक अनाज है, ये बहुत हद तक हमारी मदद कर सकता है। बच्चों के खाने की आदतों का हम खास तौर पे बात करेंगे, क्योंकि भारत सरकार का भी जो फोकस है वो ये कि आंगनबाड़ी केंद्रों को में भी मोटा अनाज को शामिल किया गया है, ताकि जो छोटे बच्चे हैं उनके खाने में मोटा अनाज शामिल हो सके। तो अगर घरों में हम मोटा अनाज को शामिल करना चाहें तो वो मात्रा कितनी होनी चाहिए, खासकर छोटे बच्चों की अगर हम बात करें, क्योंकि बच्चे बड़े होते हैं तभी वो कुपोषित हो जाते हैं और फिर खाने की आदतें चेंज हो जाती हैं। तो किस तरह से शामिल करें? देखिए, एक तो उम्र की बात अपन कर लेते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अपन 6 मंथ से जब सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देते हैं तब हम इन मिलेट्स को शामिल कर सकते हैं, जैसे कि रागी की लापसी वगैरह दे सकते हैं, बाजरा और ज्वार भी दिया जा सकता है, और उसके एक छोटा पोर्शन दिया जा सकता है, मतलब 1 या 2 छोटा चम्मच के साथ उसका अपन जैसे कि कुछ पेस्ट टाइप बना करके दें, या उनको दूध में घोल करके उसका ऐसा पतला पतला खीर जैसा अपन बना करके, छोटे बच्चों की बहुत छोटे बच्चों की बात करते हैं तो उनको अपन शामिल कर सकते हैं उनके खाने के अंदर। और चूंकि ये जो अनाज होते हैं उनमें एक गुणकारी तत्व होता है, क्योंकि ये बहुत अच्छे प्रीबायोटिक होते हैं, तो ये गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, तो इनसे बच्चों का डाइजेशन भी प्रॉपर रहेगा। और इनके जो गुण हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनमें आयरन बहुत अच्छा है, और अभी आपने कहा कि कुपोषण होता है, सो या तो उनको आयरन डिफिशिएंसी, एनीमिया और उसकी प्रॉब्लम होती है, तो वो भी नहीं होगा यदि हम इन मिलेट्स को अपन बच्चों के डाइट के अंदर यदि शामिल करते हैं तो। उसके अलावा कैल्शियम बहुत अच्छा होने का इनकी बोन्स भी बहुत अच्छी मजबूत वगैरह रहेंगी, मैग्नीशियम भी बहुत ही अच्छा रहता है इसके अंदर। तो एक तो पाचन क्षमता के हिसाब से बहुत ही अच्छा है, मतलब यदि हम बच्चों की बात करते हैं तो चूंकि इसमें फाइबर कंटेंट भी अच्छा है तो हम इसकी मात्रा थोड़ी दें तो अच्छा है।
दूसरा यदि हम बात करते हैं इम्यूनिटी की, क्योंकि बच्चों को भी फ्रीक्वेंटली इन्फेक्शंस होते हैं, तो इनके अंदर जिंक की मात्रा बहुत अच्छी होती है या मैग्नीशियम बहुत अच्छा होता है, और एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छे होने के कारण ये इम्यूनिटी के लिए भी बहुत ही अच्छा है। मतलब छोटे बच्चों में जो फ्रीक्वेंटली इन्फेक्शंस होते हैं, उन कंडीशन में यदि हम मिलेट्स को बच्चों के बचपन से ही खिलाना चालू करें उनको, तो उनकी इम्यूनिटी, मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट के साथ उनकी इम्यूनिटी पे भी इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट रहेगा, मतलब इम्यूनिटी इनकी बहुत स्ट्रांग रहेगी। जी जी। डॉक्टर अंजलि, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि बच्चों को तो हम खिलाना चाहेंगे, लेकिन बड़ों की आदतों में ही शामिल नहीं है। दूसरी बात, बड़ों को जानकारी नहीं है कि मोटा अनाज में जो 5 मुख्य अनाज बताए गए हैं, या जो मोटा अनाज में जो अनाज शामिल हैं, उनमें से कौन कौन से अनाज को हम शामिल करें डाइट में, या तो उनका मिक्सर शामिल करें, या कैसे कैसे बच्चों को देना, तो इसको कैसे समझें हम? देखिए, मोटे अनाज के अंदर हम लेते हैं जैसे कि ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, और उसके बाद कोदो है, कंगनी है, कोदो है, ये सारे जो अनाज हैं उनको शामिल किया गया है। और उनको हम, हाँ, मतलब डिफरेंट रेसिपीज में यूज़ कर सकते हैं। लाइक उनका चपाती अपन बना सकते हैं, या दलिया बना सकते हैं, उसका अपन उपमा भी बना सकते हैं, और डिफरेंट टाइप के मिलेट्स को बना करके हम उसका चीला बना सकते हैं। उनको और मोर न्यूट्रिशियस बनाने के लिए हम उसके अंदर बीटरूट यूज़ कर सकते हैं, या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को हम उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, या अदर भी ग्रेन्स को हम उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो यदि हम मिक्स करके भी हम मिलेट्स को यूज़ करें तो भी बहुत ही बेटर रहेगा। और उसके अलावा यदि हम डिफरेंट रेसिपीज़, जैसे कि हम इडली बना लें कभी उसकी, तो नेचुरली यदि हम उसको रिप्लेस भी करते हैं, लाइक यदि हम सूजी की इडली से यदि रागी की इडली या मिक्स ग्रेन्स की इडली या मिक्स मिलेट्स की इडली हम बनाते हैं, तो कभी भी वो न्यूट्रिशियस रहेगी। क्योंकि यदि अब हम बड़ों की बात कर रहे हैं, तो बड़ों को जो है वो वेट के लिए भी काम करना पड़ता है। तो हम लोग जैसे रेसिपीज वगैरह हम लोग बनाते हैं डाइट चार्ट में, तो ये इसका मिलेट्स का जो है वेट लॉस पे भी काफी अच्छा वो है। मैं इसी बात पर आने वाली थी कि हम छोटे बच्चों को में तो आदतें डाल भी देंगे, उनको समझाएंगे या उनकी फूड में हम ऐड कर देंगे तो बच्चे खा लेंगे, लेकिन बड़ों की आदतों में भी शामिल नहीं है मोटा अनाज, क्योंकि गेहूं हमारे खाने का मुख्य हिस्सा बन गया है। और मोटापा, जैसा कि आप कह रहे हैं, उसको घटाने में मिलेट्स का बहुत बड़ा रोल है, में भी बहुत ही अच्छा रोल है। तो बड़े कैसे ऐड करें, क्योंकि इसकी जागरूकता होना भी जरूरी है कि कितनी मात्रा में बड़े ले सकते हैं। हेल्थ इश्यूज कई लोगों को होते हैं, तो कितनी मात्रा में सभी उम्र के लोग कैसे कैसे ले सकते हैं? देखिए माँ जी, ऐसा कर सकते हैं कि ठीक है, आप पूरी तरह से उसको चेंज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो अपने मील्स हैं, जो स्पेशली मेजर मील्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि ब्रेकफास्ट है, लंच है या डिनर है, उनमें किसी न किसी रूप में यदि आप चपाती ले लें, कभी आप इडली उसका ले लें, कभी आप उसका दलिया बना करके ले लें, या कभी आप जैसे रागी और इनका बाजरे का तो आप मतलब दही या छाछ के अंदर राबड़ी के रूप में उसको हम काम में ले सकते हैं। या सामा जो है, सामा भी बहुत ही अच्छा वो है। तो सामा जो है उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत ही अच्छे हैं होते हैं, और आयरन बहुत अच्छा होता है। तो उसके सामा चावल की भी आप खिचड़ी बना करके खा सकते हैं। मतलब कुछ कुछ खाने के पोर्शंस को मतलब इन मिलेट से यदि हम रिप्लेस करते हैं, तो मतलब वेट तो आपका मेंटेन रहेगा ही, बॉडी के अंदर डिफिशिएंसीज भी नहीं होंगी। बिल्कुल, वो भी कंट्रोल थोड़ा आप इंट्रोड्यूस करें, और मतलब बड़े अट्रैक्टिव रूप में या डिफरेंट हेल्दी रेसिपीज में यदि हम उसको धीरे धीरे अपने लाइफ का पार्ट बनाएं। लाइक यदि किसी को केक पसंद है, या अपन कहते हैं कि भाई नहीं खाना, या हेल्दी वर्जन हम उसका बनाकर, तो हम उसके जो मेन मैदा है या जो भी अदर ग्रेन्स वो यूज कर रहे हैं, उसकी जगह में यदि हम मिलेट्स को यूज कर लेते हैं, मतलब उसको रिप्लेस कर लेते हैं, तो वो कभी भी एक अच्छी शुरुआत रहेगी। बिल्कुल, मतलब कहीं थोड़ी करके हम ऐड कर सकते हैं। लाइक यदि हम 2 चपाती खा रहे हैं, तो हम उसके अंदर कर सकते हैं एक चपाती हम पूरी तरह से मिलेट्स खाएं, या ब्रेकफास्ट के अंदर हम मिलेट्स का ही ब्रेकफास्ट कुछ ऐसा ऑप्ट करें, और एक चपाती हम नॉर्मल खा लें, इस टाइप से कर सकते हैं उसको। तो शुरुआत में कहीं ना कहीं छोटी छोटी डाइट हमें ऐड करनी चाहिए। एक बात मेरे जहन में आ रही है कि खाना पकाने का मैक्सिमम काम आज भी हम महिलाएं ही ज्यादा करती हैं घरों में, और महिलाओं के लिए मिलेट्स बहुत ज्यादा फायदेमंद है, चाहे वो आयरन डेफिशिएंसी हो या फिर उनका जैसे वेट गेन है जो हो जाता है, उसमें भी वो रिड्यूस करने में हेल्प करता है। महिलाओं को, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी काफी हेल्पफुल है। तो महिलाओं को इसकी जागरूकता कितनी होनी चाहिए और कैसे समझें इसकी डाइट को? देखिए, मिलेट्स में एक तो मैग्नीशियम कंटेंट बहुत अच्छा होता है। जो लेडीज को मेंस्ट्रुअल से रिलेटेड क्रैम्स आते हैं, या उसके पहले बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, या मेंस्ट्रुअल के दौरान भी बहुत ज्यादा पेन जो बॉडी के अंदर होती है, आयरन की कमी हो जाती है, तो उनके लिए अच्छा है। दूसरा, क्योंकि मैग्नीशियम का जो रोल होता है वो क्रैम्स से बॉडी को क्रैम्स नहीं आने देना, या उसके लिए काम में आता है।
दूसरा उसके अंदर नियासिन बहुत अच्छा है, तो HB लेवल आपका जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो काफ़ी अच्छा रहता है। जिंक बहुत अच्छा है इसके अंदर। तो नेचुरली ये जो तीनों चारों जो कंटेंट्स हैं ये होने के कारण आपको लेडीज़ को मतलब बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे बहुत अच्छा है। प्रेगनेंसी की यदि हम बात करते हैं तो प्रेगनेंसी में देखिए प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, कार्ब्स की ज़रूरत होती है, स्पेशली यदि हम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की बात करते हैं सो उसकी ज़रूरत होती है, तो वो मिलेट्स में बहुत ही अच्छा रहता है। यदि हम एजेड लेडीज़ की बात करते हैं, क्योंकि हम डिफरेंट एज ग्रुप की भी बात कर रहे हैं, सो ऑस्टियोआर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, सो जहाँ पर कि कैल्शियम की या विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है, तो ये सब भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है मिलेट्स में। तो वो लेडीज़ भी अपने खाने के अंदर अपने मिलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो लेडीज़ के लिए ओवरऑल जो है मिलेट्स बहुत ही अच्छी मतलब हार्मोनल बैलेंस करने में मिलेट्स बहुत हेल्पफुल हार्मोन इम्बैलेंस यदि है तो स्पेशली यदि PCOD PCOS का प्रॉब्लम है तो उन लोगों के लिए भी मिलेट्स बहुत ही अच्छा है। तो मतलब वो लोग तो सीरियल से मिलेट्स को रिप्लेस भी कर सकते हैं कि भी सीरियल्स की जगह यदि वो मिलेट्स लेना स्टार्ट करते हैं तो मतलब काफ़ी रिसर्चेस में देखा गया है कि उन पे बहुत ही अच्छे उसके इफेक्ट्स आते हैं। जी, एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है, जब हम महिलाओं की बात कर रहे हैं तो किशोरियों की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि किशोरियों में भी PCOD प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आजकल देखने में आ रही है। अर्ली एज में ही जो है ओबेसिटी बढ़ जाती है, तो किशोरियों को भी खाने में ऐड करने के लिए, क्योंकि पेरेंट्स को मेहनत तो करनी पड़ेगी, अपनी आदतों में भी बदलाव लाना होगा और बच्चों के भी खाने की आदतों में बदलाव लाना होगा, तो किशोरियों को खासतौर पर मिलेट्स को कैसे ऐड करना चाहिए? देखिए मिलेट्स को वो नेचुरली जो भी मिलेट्स उनको पसंद हो, देखिए आप थोड़ा थोड़ा उसकी मात्रा करें। आप इसको एक मिक्स पाउडर बना करके पाउडर वाला फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, या उसका डिफरेंट टाइप का कुछ चीलास वगैरह बना करके उसको हम यूज़ कर सकते हैं, या कोई पैनकेक्स बना सकते हैं, क्योंकि आजकल बच्चों को पैनकेक्स वगैरह अच्छे लगते हैं। तो आप पैनकेक्स बनाने के लिए जैसे आप रागी का ले लीजिए या जो भी फ्लोर आपको अच्छा लगता है बाजरे का लेकर के, उसके अंदर आप थोड़ा सा मिल्क डाल लीजिए, थोड़ा सा जैगरी पाउडर डाल लीजिए, थोड़े अच्छे स्पाइसेस मतलब लाइक सिनेमन डाल सकते हैं या इलायची डाल सकते हैं। तो ऐसे स्मॉल स्मॉल पैनकेक्स भी आप यूज़ कर सकते हैं जो कि आप मिल्क के साथ खा सकते हैं। तो इस टाइप का उसको बना सकते हैं। किसी को यदि सॉल्टी और वो पसंद है तो उसका आप राबड़ी वाला फॉर्मेशन ले सकते हैं, या हम उसको एक काम और भी कर सकते हैं, जैसे हम शेक्स बनाते हैं। सो शेक्स में भी जैसे मोस्टली लोग ओट्स यूज़ करते हैं, सो ओट्स की जगह अब हम यदि इन पाउडर्स को यूज़ करना स्टार्ट करें, थोड़ा सा टेस्ट चेंज है और टेस्ट को डेवलप किया जा सकता है। हाँ, तो उनको भी यूज़ कर सकते हैं। और स्पेशली जैसे आपने पूछा मुझे कि सीलियक के भी पेशेंट जैसे, क्योंकि ये जो सारे ग्रेन्स होते हैं ये ग्लूटेन फ्री होते हैं, तो जिनको ग्लूटेन इंटॉलरेंस की या गेहूं नहीं खा सकते हैं वो, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा सोर्स है ये। एक गेहूं से मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है मिलेट्स को लेकर, तो लोगों के जहन में एक सवाल है कि क्या हमें गेहूं खाना बंद कर देना चाहिए? क्या मिलेट्स उसका एक सब्स्टिट्यूट है, या फिर गेहूं के साथ इनको भी खा सकते हैं? तो इसको कैसे समझें थोड़ा? देखिए गेहूं के साथ इसको हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, लेकिन मिलेट्स कभी भी जो है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट्स देखा जाए तो आपके गेहूं और उसके कंपैरिजन में इसका कार्ब्स जो है उसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स काफ़ी अच्छा है। सो इसको यदि हम लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पूरा ही रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है, लेकिन मिलेट्स को एक अपने लाइफ में अपने डाइट का एक मूल्यवान पार्ट बनाइए, ये ज़रूर हम इतना ज़रूर कर सकते हैं। जी, एक बात और मेरे जहन में आ रहा है, जैसे संतुलित आहार की हम बात करते हैं, सारे विटामिन मिनरल सब खाने में होने चाहिए, तो उस तरह का अगर कोई खाना है तो मिलेट्स का पार्ट कितना होना चाहिए उसमें? क्योंकि डाइट को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है अगर हम मिलेट्स खा रहे हैं, क्योंकि अति तो किसी भी चीज़ की हानिकारक भी हो सकती है, तो इसको कैसे समझें हम? देखिए मिलेट्स को हम जैसे आपको बताया मैंने कि डिफरेंट जितनी भी रेसिपीज़ हैं उसको अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, और निश्चित तौर पर एक बैलेंस जो थाली है, जैसे कि बैलेंस थाली की हम यदि बात करते हैं तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट और एक अच्छा फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स ये सारे होते हैं, तो ये सारा कुछ मिलेट्स के अंदर है। सो वो एक बैलेंस प्लेट का एक अच्छा पार्ट बन सकता है। लेकिन बैलेंस प्लेट में अदर चीज़ें भी हैं, लाइक हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की बात करते हैं या पल्सेस की बात करते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हैं। तो इसको भी आप बैलेंस मील का एक पार्ट बनाइए, उसको हम खिचड़ी के रूप में खाइए या दलिया बना करके इसका खा सकते हैं, और उसके साथ आप अदर चीज़ों को भी यूज़ करें तो वो और भी अच्छा हेल्दी वर्जन बन जाएगा। लाइक आप यदि कभी बाजरे का खिचड़ी बना रहे हैं या कोदो का कुछ बना रहे हैं फ्लोर का, तो आप उसके अंदर लीफी वेजिटेबल्स को हम ऐड ऑन कर सकते हैं, या कभी कोई फ्रूट्स का ऐसा कोई कॉम्बिनेशन उसके साथ हम यूज़ कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो वो एक अपना एक इनोवेशन है कि आप किस टाइप से उसको प्लान डाइट में ऐड कर रहे हैं। बिल्कुल। एक बात मेरे जहन में आई है कि आपने कहा कि बाजरे की खिचड़ी भी हम खा सकते हैं। बाजरा मोटा अनाज का अहम हिस्सा है, और हमारा राजस्थान तो बाजरे में मतलब सर्वोपरि है कि बाजरे में बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है इसका। बाजरे की रोटी गाँव में आज भी बच्चे खा लेते हैं, दही के साथ भी और जैसे भी उनको खाना हो, लेकिन
बाजरे की तासीर कहा जाता है कि गर्म होती है, तो इसकी तासीर को समझना कि इस बाजरे की रोटी को अगर हम खाने में ऐड करें तो किस चीज़ को और ऐड करें ताकि वो बैलेंस हो जाए? देखिए, उसके साथ हम थोड़ा सा घी यदि यूज करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसके अंदर फाइबर सोर्सेज इतना ज़्यादा होने के कारण कई बार ये जो इस टाइप की जो बाजरे की या जो मोटे अनाज की हम रोटियाँ बनाते हैं तो वो थोड़ी कड़क हो जाती हैं। तो हम इसको थोड़ा सा घी मिला करके, अच्छा घी हम वैसे भी थोड़ा सा रेकमेंड करते हैं कि हम खा सकते हैं, तो वो आप ले सकते हैं। इसके अंदर आप क्रश करके अदर वेजिटेबल्स को भी मिला सकते हैं, तो जिससे कि कुछ पोर्शन वो हो जाए, कुछ पोर्शन मतलब पूरा फुल नहीं, तो आप उसका बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस बना सकते हैं और फिर उसको हम खा सकते हैं। और उसको यदि हम दही और छाछ से खा रहे हैं तो वैसे भी सब कुछ बैलेंस हो जाएगा आपका। जी, एक और चीज मैं जानना चाहूंगी कि जैसे आप क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, कोई भी व्यक्ति अपनी डाइट में सिर्फ सुने सुनाए आधार पर क्या मोटे अनाज को ऐड कर सकता है, या फिर अपनी जो उसकी हेल्थ जो प्रॉब्लम्स है उनको अंडरस्टैंड करके डॉक्टर से सलाह लेके फिर खाने में मोटा अनाज शामिल करें? क्योंकि कई को डायबिटीज प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को थायराइड हो सकता है, या किसी को कोई अदर इशू हो सकता है, तो इसको समझना भी जरूरी है। नहीं, बिल्कुल समझना जरूरी है कि कोई भी चीज़ आप न्यू इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने डाइट में तो एक तो उसका पोर्शन कम रखें, क्योंकि किसी फूड से आपको एलर्जी भी हो सकती है। फर्स्ट थिंग, आपको मतलब उसका टॉलरेंस लेवल भी आपको पता नहीं चलता कि आपको कितना सहन हो रहा है, कितना क्या है, क्योंकि फाइबर कंटेंट भी ज़्यादा, तो कई बार स्टमक अपसेट्स की भी प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंड थिंग ये है कि जो थायराइड वाले पेशेंट्स हैं उनके लिए मिलेट्स जो है, क्योंकि उसमें ऐसे कंटेंट गोइट्रोजन्स होते हैं जो कि आपका आयोडीन के एब्जॉर्प्शन के लिए प्रॉपर नहीं होते हैं। तो जो थायराइड की जो पेशेंट है, स्पेशली हाइपोथायराइडिज्म वाले जो पेशेंट्स हैं, उनको यदि हम वो थोड़ा कम मात्रा में यदि मिलेट्स खाते हैं तो उनके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा जी। तो इस टाइप से कुछ डायबिटीज वाले भी कम नहीं, डायबिटीज वालों के लिए ठीक है, क्योंकि डायबिटीज के लिए जो इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है बेनिफिशियल है। कार्डियक प्रॉब्लम जिनको है उनके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने का काम करता है। तो बाकी अदर सभी डिजीजेज में हम खा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कई बार यदि कोलन का कैंसर होता है, या किसी को गैस्ट्रिक अपसेट्स बहुत ज़्यादा है, या उसको एसिडिटी है, या स्टमक सेंसिटिव बहुत ज़्यादा है, तो उसको मतलब ये जो मोटे अनाज या मिलेट्स हैं उनकी मात्रा एक मतलब बैलेंस या किसी के सुपरविजन में भी वो खाएं तो ज़्यादा बेटर। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि वर्किंग लोग अगर अपनी डाइट में मिलेट्स फूड ऐड करते हैं, तो जैसे उनको खाने में तो देर होती है, तो बना हुआ है सुबह का और खा रहे हैं वो दोपहर में, तो क्या उसमें जो न्यूट्रिशन उसकी जो वैल्यू है वो कम तो नहीं हो जाएगी खाने में? कैसे ऐड कर सकते हैं? नहीं, देखिए, हमेशा फ्रेश खाना रेकमेंडेड होता है कि आपको फ्रेश बनाना है, फ्रेश ही खाना है। लेकिन यदि आप दोपहर के बची हुई चपाती यदि कभी इवनिंग में खा रहे हैं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं कि उसके न्यूट्रिशन में सच कोई प्रॉब्लम होगा। लेकिन नेचुरली यदि हम अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा भी जाते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि जब भी खाना फ्रेश बना हुआ है, ताज़ा खाना है, आप उसी समय उसको मतलब जब भी बना हुआ है तो डाइट में ऐड कर सकते हैं हम। एक बात और मुझे जाननी है, क्योंकि बच्चों की डाइट में जंक फूड, फास्ट फूड मतलब प्रायोरिटी पे आ गया है जी। बच्चे जो है वो कुछ भी हेल्दी उनको अगर खिलाने को कहो तो वो नहीं खाते हैं, उनको कुछ ना कुछ जंक फूड खाना है। तो क्या जंक फूड को रोकने के लिए मिलेट्स बहुत अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि न्यूट्रिशन वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा हाई है जी। तो इसको कैसे रोकें ताकि बच्चे जंक फूड ना खाएं? देखिए, जंक फूड जो खा रहे हैं बच्चे, वो नेचुरली कहीं ना कहीं उनके पीछे उनको उसका न्यूट्रिशन के बारे में इतना पता नहीं, पर वो टेस्ट देख रहे हैं। सेकेंड थिंग है कि मदर्स की यदि हम बात करते हैं, ये तो उनके लिए वो एक इजी फार्मूला है, या कई प्रोसेस चीजें हैं या रेडी टू ईट चीजें हैं, ऑनलाइन ऑर्डर किया, सो वो नेचुरली उस चीज को वो करती हैं। लेकिन कोई भी चीज को यदि आपको इंट्रोड्यूस करना है बच्चे को तो आप कर सकते हैं उसको एक हेल्दी वर्जन के अंदर या थोड़ा सा अट्रैक्टिव मैनर के अंदर, क्योंकि बच्चा जो है सबसे पहले चीज को देखता है कि वो दिखने में कैसा है। नेचुरली उसका टेस्ट भी आप थोड़ा थोड़ा उसके टेस्ट के सिमिलर कर सकते हैं। जैसे कि ये जो मिलेट्स हैं या कोई जो न्यू ग्रेन्स वो शामिल कर रहे हैं, इसके साथ कुछ कॉम्बिनेशंस प्लान कर सकते हैं। लाइक आप इसके साथ कुछ दाल का मिक्सचर कर सकते हैं, या कुछ स्पाइसेस को हम एड ऑन कर सकते हैं जिससे कि वो थोड़ा सा फ्लेवर उसके अंदर आ जाए। और जैसे इनका कोई प्रिपरेशन बना रहे तो उसके साथ हम ग्रीन मतलब चटनी वगैरह दी जा सकती है खाने के लिए, जिससे कि उसका टेस्ट भी मिले और हेल्थ भी मिले। और नेचुरली एक के साथ दूसरा का यदि प्रॉपर कॉम्बिनेशन है, किसी आप चटनीज को अपने खाने के अंदर रखते हैं तो नेचुरली बेटर डाइजेशन के लिए भी हेल्पफुल है। तो मतलब एक कॉम्बिनेशन फूड यदि हम बनाते हैं, कलरफुल बनाते हैं, अट्रैक्टिव बनाते हैं और उसको टेस्टी बनाने के लिए अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, तो नेचुरली बच्चों की एक्सेप्टेंस भी बढ़ेगी। लेकिन हाँ, वहाँ पर थोड़ा सा जो है मदर्स को अपना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा और उसको थोड़ा क्रिएटिव बनना पड़ेगा, कुछ न्यू इनोवेशंस करने पड़ेंगे उसके अंदर,
बिल्कुल। एक बात और मेरे जहन में आ रही है कि जैसे हम मिलेट्स को ऐड तो करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से मानसिकता बदली नहीं है कि डॉक्टर अगर दवाई कुछ लिख कर देगा तो दवाई तो हम ले लेंगे, लेकिन जो फूड हमारी हेल्थ के लिए प्रायोरिटी पे है वो हम खा नहीं पाते हैं क्योंकि वो स्वाद हम देखते हैं। तो ये सोच को कैसे बदला जाए? बच्चों को भी ये समझाना जरूरी है कि जो खाना टेस्ट में अच्छा नहीं है वो आपकी सेहत के लिए अच्छा हो सकता है, तो दवाई लोगे उससे अच्छा है कि आप ये अच्छा फूड खा लो। इस मानसिकता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी? नहीं, नेचुरली जैसे अभी मिलेट्स ईयर घोषित किया है तो नेचुरली जगह जगह उसके बारे में बता रहे हैं कि भी उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू कितना है, या उसका आपके जो लाइफस्टाइल है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, या डिजीजेस से उसका रिलेशन है। तो लोगों को उससे अवेयरनेस बढ़ी है, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ी है। और जो लोग इसको यूज़ कर रहे हैं वो उस मतलब वो जो ग्रेन्स वो खा रहे हैं उससे उनको पता चल रहा है कि भाई उनके ऊपर एक अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स उसके अच्छे हैं। तो नेचुरली टाइम टू टाइम मतलब इन चीज़ों पे गवर्नमेंट हो या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस इस पे वर्क कर रहे हैं या इस पे अवेयरनेस ही बेसिकली मेन वर्क कर सकता है। और बच्चों के लिए जहां तक बात है तो बच्चों के लिए तो उनके लिए डिफरेंट टाइप की रेसिपीज ही हम प्लान कर सकते हैं कि जिससे कि वो इजीली उसको खाएं। एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी। बिल्कुल, पूरे देश में फूड प्रोसेसिंग में जो एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है कि मिलेट्स बेस्ड जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो भी बाजार में आने लगे हैं और लोग एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, इसको अलग तरह से इस व्यवसाय को करने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं भारत में एक जागरूकता बढ़ रही है मिलेट्स को लेकर। हमारा जो प्राचीन खान पान था उसको हम कहीं ना कहीं भूल गए। अभी वर्तमान में हम बात करें तो एकदम से तो इसके परिणाम नहीं मिलेंगे, तो पेशेंस जो है वो कम है, चाहे हम बड़ों की बात कर लें चाहे बच्चों की बात कर लें। एक दो बार खाए और फिर लगेगा अरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो हम फिर छोड़ देते हैं। तो पेशेंस रखना कितना जरूरी है, क्योंकि बदलाव एकदम से नहीं आता है। जी, बदलाव नहीं आता एकदम से, तो अपने को पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा कि नेचुरली आप उसके डिफरेंट रेसिपीज ट्राई करें या उसका जैसे कहना चाहिए उसका कुछ वर्जन हम चेंज कर लें। तो पेशेंस रखना पड़ेगा, और पेशेंस से ज़्यादा जब उसके हेल्थ बेनिफिट्स अपने आप को महसूस होने लग जाते हैं तो उसका एक्सेप्टेंस बढ़ने लग जाता है। जैसे कि अभी लास्ट ईयर की बात है कि प्लांट बेस्ड फूड्स को इम्पोर्टेंस दिया था, तो नेचुरली लोग बाग जो नॉन वेजिटेरियंस थे वो वेजिटेरियंस की तरफ जाने लगे, और उन्होंने उस स्पेशली यदि कोविड टाइम्स की हम बात करें तो लोगों ने वेजिटेरियन फूड्स को खाया और उसके हेल्थ इम्पैक्ट भी देखे, और उससे मतलब इम्यूनिटी का भी इफेक्ट देखा कि कितना बढ़िया इम्यूनिटी भी आई है और अच्छे बेनिफिट्स आए हैं, क्योंकि उसके अंदर इन्फेक्शंस के चांसेस वगैरह कम है। तो जब उन्होंने महसूस किया तो नेचुरली प्लांट बेस्ड फूड्स मतलब चलने लगे। ऐसे ही मिलेट्स है, मिलेट्स का के लिए भी शुरुआत से आपने कहा जैसे कि पुराने समय से ही हम मिलेट्स खाते आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उसकी अवेयरनेस बढ़ रही है। जैसे मिलेट्स का पंजीरी या लड्डू है तो ये हमारे घरों में शुरुआत से ही पहले से ही बनते थे। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि नहीं बनते थे, लेकिन ये है कि धीरे धीरे जब प्रोसेसिंग वाली चीजें आने लगी या बाहर का फूड हम खाने लगे तो ये चीजें दबती चलेगी। लेकिन अब वापस से मतलब डिफरेंट टाइप के जैसे कई एंटरप्रेन्योर्स हैं सो इसमें डिफरेंट वेरिएशंस कर रहे हैं, जैसे कि वो रेडी टू ईट, क्योंकि अभी क्या लेडीज सब वर्किंग वुमन जितने भी मिलेट्स हैं उनके नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। जैसे कि इडली का उन्होंने रेडी टू यूज बना दिया, उसका डिफरेंट फ्लोर्स मिला करके कि भाई इतनी इसकी वैलिडिटी, इतने दिन तक वो चलेगा या इतना इसका वो है सेफ पीरियड है। तो नेचुरली एक्सेप्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि यदि इजीली वो चीज़ मार्केट में मिल रही है तो उसको केवल बना करके देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल, बहुत ही अहम बात है डॉक्टर अंजलि आपने कही। एक मैसेज के तौर पर आप सभी लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि मिलेट्स हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी है, और भारत सरकार जिस तरह से अवेयरनेस बढ़ा रही है हमें हमारी डाइट का हिस्सा इसे बनाना ही है। आम लोगों के लिए क्या मैसेज होगा आपका? देखिए, भारत सरकार मिलेट्स को जैसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है 2023 को, सो हमें भी इसके साथ ही आना चाहिए, क्योंकि मिलेट्स के बहुत सारे फायदे हैं। अभी जैसे आपसे मैंने डिस्कस किया कि ये आपकी जो है इम्यूनिटी पे सबसे अच्छा वर्क करता है, आपके लाइफस्टाइल जितने भी डिसऑर्डर्स हैं लाइक डायबिटीज़ है, थायराइड है, क्योंकि आज देखा जाए तो हर तीसरे चौथे व्यक्ति को डायबिटीज़ है, थायराइड की प्रॉब्लम है, उनके लिए अच्छा है। लेडीज़ के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो पहल मेरे हिसाब से लेडीज़ को ही करना चाहिए कि वो अपने हेल्थ पर इसके मतलब मिलेट्स के क्या इफेक्ट है वो देखें, उसके बाद वो फैमिली में भी उसको इंट्रोड्यूस करें और उसको खिलाएं। और निश्चित तौर पर यदि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू या सुपर फूड जिसको हम कह रहे हैं तो इसको अपने डाइट का एक अच्छा हिस्सा, एक अहम पार्ट बनाना चाहिए। जी जी, बहुत ही अहम बात आपने कही, सभी को अपनी डाइट में मिलेट्स को ऐड करना है। मोटा अनाज महिलाएं करें, मोटा अनाज जो है वो सेहत का राज है और इसको अपने खाने का हिस्सा बनाना बेहद जरूरी है। डॉक्टर अंजलि, बहुत ही अहम जानकारियां आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो मोटा अनाज वर्ष घोषित तो कर दिया है भारत सरकार ने, लेकिन ये सफल और सार्थक तभी होगा जब हर व्यक्ति की थाली तक मोटा अनाज पहुंचे, क्योंकि सेहत का राज है मोटा अनाज। तो आज का कार्यक्रम बस इतना ही। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।